नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @KVS ज्ञान पर, जिसमें आप देखते हैं रोज़ाना फिजिक्स से संबंधित 15 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज और इन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होता है। तो आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हमारा, यदि लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है चारों में से ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? देखो, R प्रोपोर्शनल टू होता है L/A, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास आता है ρL/A। रो यहाँ पर है विशिष्ट प्रतिरोध, L होती है तार की लंबाई, A होती है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटा के रो लगाया है, तो रो हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और ये लंबाई और अनुप्रस्थ काट पे निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है हमारा टेम्परेचर पे। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सबसे कम घर्षण बल किसमें होता है। पहला है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा है गतिक घर्षण बल, तीसरा है लौटनिक घर्षण बल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है लौटनिक घर्षण बल, ठीक है। तो लौटनिक घर्षण बल में घर्षण बल क्या होता है? सबसे कम होता है। हमारे पास देखो, जो घर्षण बल होते हैं वो 3 तरह के हैं। स्थैतिक घर्षण बल जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तब लगता है, गतिक घर्षण बल जब वस्तु गतिक अवस्था में होती है तब लगता है, और लौटनिक घर्षण बल लगता है हमारा जब वस्तु लुढ़कते हुए गति करती है, जैसे कि गेंद की गति। तो इस अवस्था में जो घर्षण बल होता है वो सबसे कम लगता है, क्योंकि वस्तु और जो फर्श होता है, क्योंकि वस्तु गोल है, गोलाकार है, लुढ़क रही है, तो वस्तु और जो फर्श है उसके बीच में संपर्क जो होगा वो कम समय के लिए होगा और घर्षण भी कम लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ऊष्मीयमान की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा है जूल, तीसरा है जूल प्रति किलोग्राम और चौथा है कैलोरी प्रति किलोग्राम। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जूल प्रति किलोग्राम। कैसे? ऊष्मीयमान को हम लिखते हैं ऊष्मा बटे द्रव्यमान। क्या लिखते हैं? ऊष्मीयमान बराबर होता है ऊष्मा बटे द्रव्यमान, ठीक। ऊष्मा की एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? जूल, और द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम, ठीक। तो इसलिए क्या आंसर हो गया इसमें? जूल प्रति किलोग्राम। कैलोरी प्रति किलोग्राम की जगह यदि हमें क्या दिया गया होता, कैलोरी प्रति ग्राम, तो हम इसको भी सही कर सकते थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में हमारा क्या सही होगा? जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऊष्मीय विकिरण से संबंधित असत्य कथन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटना है कि ऊष्मीय विकिरण के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन है संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, दूसरा है सीधी रेखा में गमन करती है, तीसरा है प्रकाश के वेग से गति करती है और चौथा है जिस माध्यम से गुजरती है उसे प्रभावित नहीं करती। आपको बताना है सही आंसर इसमें क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो ऊष्मीय विकिरण है वो क्या है। तो देखो, जो ऊष्मा का संचरण है वो 3 विधियों से होता है, आपको पता है। एक है चालन, और दूसरी है संवहन, और तीसरी है विकिरण, ठीक है। तो इन 3 विधियों के द्वारा हमारा ऊष्मा का क्या होता है? संचरण होता है। देखो, चालन विधि में क्या होता है, एक कण दूसरे कण को सूचना देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है। इस तरह से ऊष्मा का संचार होता है। संवहन में पहला कण खुद जाता है दूसरे के पास, दूसरा फिर जाता है आगे। इसका मतलब कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जबकि विकिरण में क्या होगा, बिना माध्यम के ही ऊष्मा का संचरण होगा। तो हमारी ऊष्मीय विकिरण है, तो ऊष्मीय विकिरण के लिए पहला कथन सत्य हो गया कि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, ये सीधी रेखा में गमन करती है, और तीसरा प्रकाश के वेग से गति करती है। चौथा है जिस माध्यम से गुजरती है उसे प्रभावित नहीं करती। तो ये हमारा असत्य कथन है, ये जिस माध्यम से गुजरेगी उसको प्रभावित करेगी, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे ऊपर के दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बेल जार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला है ध्वनि की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, दूसरा है ध्वनि की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए, तीसरा है निर्वात में ध्वनि का संचरण होता है यह दर्शाने के लिए, और चौथा है निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता यह दर्शाने के लिए। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता यह दर्शाने के लिए बेल जार का प्रयोग किया जाता है। निर्वात से मतलब होता है वैक्यूम, यानी कि वहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है। जैसे चंद्रमा पर चले जाएं तो चंद्रमा पर कोई व्यक्ति कितना ही चिल्लाए या आप कितनी ही तेज़ घंटी की बजाओ, उसकी आवाज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वैक्यूम, निर्वात। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एकीकृत मात्रक यानी कि 1 AMU का मान क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर तो है हमारा ऑप्शन बी, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कैसे आया ये देखिए। पहला तो देखिए जो एक एकीकृत मात्रक होता है उसको हम एक AMU भी कहते हैं, 1U भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों नाम इसी के हैं। इसके अलावा इसको डाल्टन भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है 1 AMU, 1U या 1 डाल्टन एक ही बात है। और इसका जो मान होता है वो होता है हमारा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना होता है? 10⁻⁻27 किलोग्राम। ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा। तो 1000 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 3 जीरो हमारी क्या हो जाएंगी, कम, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, तो इस तरह से 1 AMU के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रत्यास्थ टक्करों के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 0, तीसरा है 0 व 1 के मध्य, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है 1, यानी प्रत्यावस्थान गुणांक जो होता है E, उसका मान प्रत्यास्थ टक्कर के लिए कितना होता है, 1 होता है। और प्रत्यावस्थान गुणांक होता है हमारा टक्कर से पूर्व आपेक्षिक वेग बटे टक्कर के पश्चात आपेक्षिक वेग। तो दोनों का अनुपात निकाला जाता है, इसलिए प्रत्यास्थ टक्कर में ध्यान रखना है इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, खाना पकाने के बर्तनों का निचला हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इनमें कि काली सतह ऊष्मा की अच्छी चालक होती है इसलिए, दूसरा है काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है इसलिए, तीसरा है बर्तनों को साफ़ करना मुश्किल होता है इसलिए, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काली सतह ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। एक कृष्णिका का कॉन्सेप्ट आया था क्वांटम में। कृष्णिका हमारी होती है बिल्कुल काली सतह, जो काली सतह होती है वो हमारी क्या कहलाती है, कृष्णिका। और इसकी अवशोषण की क्षमता भी 100% मानी गई और इसकी उत्सर्जन की क्षमता भी क्या मानी गई, 100%। यानी कि जो काली वस्तुएं होती हैं वो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक भी होती है और अच्छी उत्सर्जक भी होती है। तो अवशोषक अच्छी होती है तो इसके अलावा ये चालन का काम भी अच्छे से करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि तालाब में स्थित मछली को मारने के लिए मछुआरे को कहाँ पर निशाना लगाना चाहिए? पहला ऑप्शन है जहाँ मछली दिखाई दे उसके ऊपर, दूसरा है जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे, तीसरा है पानी की सतह पर, और चौथा है तालाब के अंदर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे। क्यों? क्योंकि आपको पता है अपवर्तन की घटना होगी और अपवर्तन की घटना में क्या होगी, मछली ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। तो मछली ऊपर उठी दिखाई देगी, इसलिए व्यक्ति क्या करेगा, मछली की निचली सतह पर, जहाँ मछली दिख रही है उससे निचली सतह पर निशाना लगाएगा, तब जाके वो मछली को मार सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तालाब के पानी में होने के कारण अपवर्तन की घटना हो रही है
और अपवर्तन की घटना के कारण जो मछली है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, इसलिए उसे निशाना क्या करना पड़ेगा, नीचे लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि मानव की जो नेत्र हैं उनकी संवेदनशीलता किस रंग के लिए सर्वाधिक होती है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला और चौथा है बैंगनी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इनमें से देखो जो लाल रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होती है, जबकि जो पीला रंग है उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है हमारी वो बीच में होती है, ठीक है, क्योंकि पीला रंग हमारा माध्य कलर है, बीच का कलर है, इसलिए जो हमारी नेत्र होते हैं वो पीले रंग के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन बी, पवन का वेग, यानी पवन का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें सौर सेल, दूसरा है थर्मल सेल, तीसरा है सल्फर सेल और चौथा है मोलर सेल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोलर सेल, यानी प्रकाश वोल्टीय जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे सोलर सेल होते हैं। हम उल्टा भी कह सकते हैं कि जो सौर सेल होते हैं उसमें वोल्टीय सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है। पहला ऑप्शन है उत्तर दक्षिण, दूसरा है पश्चिम पूर्व, तीसरा है पूर्व पश्चिम और चौथा है दक्षिण उत्तर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर दक्षिण, यानी कि चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि राडार प्रणाली में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अवरक्त तरंगे, दूसरा है सूक्ष्म तरंगे, तीसरा है रेडियो तरंगे और चौथा है एक्स तरंगे। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूक्ष्म तरंगे, यानी कि जो सूक्ष्म तरंगे होती है उनका प्रयोग राडार प्रणाली में किया जाता है। इसके अलावा जो अवरक्त तरंगे होती हैं उसका उपयोग करते हैं हम रिमोट सेंसिंग में, यानी कि दूर से किसी वस्तु को चालू करना है, बंद करना है तो कौन सी तरंगे काम आएंगी, अवरक्त तरंगे। आज की क्विज का लास्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 है हमारा दूरबीन का आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा है ग्राहम बेल, तीसरा है एडिसन और चौथा है थियोडर मेमन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गैलीलियो। तो गैलीलियो को दूरबीन की खोज करने का श्रेय जितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।